जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो टोटल 6 पार्ट में क्लासिफाइड है। इससे पहले वाली वीडियो जो हमने 4 पार्ट को ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब 4 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर 5वां पार्ट है, जिसे आप बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं। तो दोस्तों बेसिकली इसमें हम 2 आर्टिकल पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 29 और एक आर्टिकल 30। ये काफी छोटा जो है फंडामेंटल राइट है, छोटा पार्ट है ये। इसमें केवल 2 आर्टिकल, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं एक एक आर्टिकल की किस आर्टिकल में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 की कि आर्टिकल नंबर 29 क्या बात करता है। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 29 है ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की। तो यहाँ पे आपको ये लाइन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे बात आपको ये समझना है कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात इस आर्टिकल में कही गई है। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात इस आर्टिकल में कही गई है। अगर हम बेसिकली इन सिंपल वर्ड इसको बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं आर्टिकल नंबर 29 गारंटी सिविल प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। मतलब कि जो आर्टिकल नंबर 29 है ये कुछ प्रोटेक्शन देता है, कुछ गारंटी देता है माइनॉरिटीज को। किस लिए? वो अपने कल्चर एंड लैंग्वेज को बचा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एंड प्रमोट कर सकते हैं। ये उनको राइट है आर्टिकल नंबर 29 के अंदर। तो हम ये समझ गए आर्टिकल नंबर 29 क्या बोलता है। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 29 के अंदर हमें 2 क्लासेस पढ़ने होते हैं, आर्टिकल नंबर 29 का क्लास 1 एंड आर्टिकल नंबर 29 का क्लास 2। इसके बाद ही हमें आर्टिकल नंबर 29 अच्छे से समझ में आएगा। बिना क्लासेस को समझे हुए आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 29 का जो क्लास 1 है वो क्या बोलता है। तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 29 का क्लास 1 है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये केवल कम्युनिटीज के लिए है। ये इंडिविजुअल के राइट्स की बात नहीं करता, ये कम्युनिटी की बात करता है, कम्युनिटी के राइट्स की बात करता है। तो क्या बात करता है? कम्युनिटी के राइट की बात करता है। अब दोस्तों ये बोलता क्या है आपको ये समझना होगा। ये बोलता क्या है? ये बोलता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन डिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव राइट टू कंजर्व द सेम। ये क्या बोलता है? इसको मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आप इसको राइट डाउन कर सके और इसको समझ सकें। तो 29 क्लास में क्या बोलता है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन डिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया having distinct language, script or culture, language, script or culture have right to conserve the same, तो यहाँ पे आपको इसको समझना होगा कि क्या बोलता है। अच्छे से मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या बात कही गई है। तो देखिए दोस्तों ये मैंने आपके सामने लिख दिया आर्टिकल 29 का क्लास 1। अब आपको इसको समझना है। ये बात करता है मतलब कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन हो, हमारे देश के किसी भी पार्ट में रहता हो, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन डिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, अगर उनका जो है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर जो है अगर डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब विलुप्त होने की कगार पे खत्म होने वाला है, मतलब कुछ ही लोग बचे हैं उस लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को जानने वाले, तो उनके पास ये राइट देता है आर्टिकल 29 का क्लास 1 कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे कंजर्व कर सकते हैं। ये राइट मिलता है आर्टिकल 29 के क्लास 1 से कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव राइट टू कंजर्व द सेम। ये बात करता है आर्टिकल 29 का क्लास 1। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको समझना हो, सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है
यहाँ पे सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब माइनॉरिटी भी है एज वेल एज मेजॉरिटी भी है, मतलब मेजॉरिटी भी समझना है आपको, माइनॉरिटी भी। जब सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात कही जाएगी तो आपको मेजॉरिटी को भी समझना है और माइनॉरिटी को भी समझना है। मतलब कि अगर मेजॉरिटी में भी कोई है और बट उसकी स्क्रिप्ट लैंग्वेज या कल्चर जो है खतरे में, विलुप्त होने वाली, कुछ ही लोग बचे जानने के लिए, तो वो भी उसे कंजर्व कर सकता है, उसका भी यहाँ पे राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए मेजॉरिटी भी है और माइनॉरिटी भी है। तो ये बात हो गई आर्टिकल नंबर 29 के क्लास 1 की। तो मुझे उम्मीद है आपको आर्टिकल नंबर 29 के क्लास 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 29 के क्लास 2 के ऊपर। 29 का दोस्तों जो क्लास 2 है ये दोस्तों किसके लिए है? इंडिविजुअल के राइट की बात करता है। इंडिविजुअल के राइट की बात करता है। ये वाला किसके लिए है? कम्युनिटी के राइट के लिए है। ये वाला इंडिविजुअल्स के राइट की बात करता है। अब दोस्तों ये बोलता क्या है आर्टिकल 29 का क्लास 2? ये बोलता है एडमिशन आर नॉट टू बी डिनाइड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन द बेसिस ऑन द ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। मैं इसको ये भी लिख देता हूँ, ये भी, ताकि आप ये भी नोट डाउन कर सकें। तो दोस्तों बोलता है एडमिशन are not to be denied by any educational institution maintained by state or receiving aid out of state fund. Receiving aid out of state fund. On the ground only religion, race, caste, language और एनी ऑफ देम। दोस्तों आज के हम 29 का क्लास 2 जो है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये बोलता है कि एडमिशन आर नॉट टू बी डिनाइड इन बाय एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपका एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता है, मतलब आपको एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता है, जो कि मेंटेन किया जाता हो स्टेट द्वारा, जिसे स्टेट मेंटेन करता हो पूरी तरीके से, या फिर जिसे स्टेट जो है पैसा प्रदान करता हो, रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब ऐसा भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी तरीके से स्टेट द्वारा मेंटेन किया जा रहा हो, या फिर ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे स्टेट जो है फंड प्राप्त दे रहा हो, पैसा दे रहा हो, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपका जो है एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता है। किस बेसिस पे? अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलता है कि आपका ये रिलीजन है, ये रेस है, ये कास्ट है, ये लैंग्वेज है, इसलिए आपका एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है। ये आपका राइट है किसके अंदर? आर्टिकल नंबर 29 के क्लास 2 के अंदर। आर्टिकल नंबर 29 क्लास 1 भी आपको समझ में आ गया। आर्टिकल नंबर 29 का जो क्लास 2 है ये भी आपको समझ में आ गया। ये जो आपको कम्युनिटी के लिए 29 का 1 और ये इंडिविजुअल के राइट की बात करता है 29 का क्लास 2। तो ये भी आप समझ गए कि आपका एडमिशन जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिनाई नहीं किया जा सकता है, अगर स्टेट द्वारा जो है चलाया जा रहा हो या फिर स्टेट द्वारा उससे पैसा प्राप्त दिया जा रहा हो। किस बेसिस पे? अगर वो बोलते हैं कि आपका ये रिलीजन, ये रेस है, ये कास्ट है, ये लैंग्वेज, इस बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सेक्शन ऑफ सिटीजन है, सुप्रीम कोर्ट का ये भी है कि यहाँ पे मेजॉरिटी भी की बात होती है और माइनॉरिटी की बात होती है, दोनों की बात यहाँ पे कही गई है। अब एक चीज और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का 2 व्यू और है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज में राइट टू एग्रीगेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज भी शामिल है। मतलब कि आप अपने लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए आप आंदोलन भी कर सकते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट का व्यू है इसके ऊपर आर्टिकल 29 में, कि आप अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए आंदोलन तक कर सकते हैं, ये आपका राइट है। ये भी आपको समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। और एक चीज और समझना है, द पॉलिटिकल प्रॉमिसेस आर स्पीच मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ
language of any section of society do not amount the corrupt practice under the Protection of People Act 1951। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। दोस्तों यहाँ पे ये समझना है कि ऐसी पॉलिटिकल प्रोमिसेज और स्पीचेज जो कि किसी लैंग्वेज के प्रोटेक्शन की बात कर रही हो किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, वो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं आएंगी। करप्ट प्रैक्टिसेस की बात कौन करता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, उसके अंदर ये नहीं आएंगे। तो ये 3 व्यू है सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब आर्टिकल नंबर 29 में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 30 की तरफ और देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है। तो उम्मीद है कि आपको आर्टिकल नंबर 30 अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की आपको इसको सिंपल वे में समझाने के लिए, और अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि मैं उसका रिप्लाई दे पाऊँ। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 30 की। आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है। दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 30 हमारा है, आर्टिकल नंबर 30 जो है ये क्या बात करता है, अब हम ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो आपका आर्टिकल नंबर 30 है ये बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या बोलता है? राइट ऑफ minorities to establish educational institution। educational institution। तो इसमें आपको समझना क्या है? इसमें आपको ये समझना है कि जो आपका आर्टिकल नंबर 30 है ये माइनॉरिटीज को राइट देता है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। इस बात का माइनॉरिटीज के लिए राइट है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। ये आपका आर्टिकल नंबर 30 बता रहा है। सिंपल वर्ड में आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 30 गारंटी सेवरल प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। ये होता है। अगर दोस्तों आपको आर्टिकल नंबर 30 अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको 2 क्लासेस समझने होंगे। आर्टिकल नंबर 30 का क्लास 1, आर्टिकल नंबर 30 का क्लास 2। आर्टिकल नंबर 30 का जो क्लास 1 है उसमें एक सब क्लास भी है, तो वो भी आप समझ लीजिएगा। पहले हम आर्टिकल नंबर 30 क्लास 1 की बात करते हैं। जो 30 का क्लास 1 है ये बोलता है ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। क्या बोलता है कि सभी माइनॉरिटी, मतलब जितने भी ऑल माइनॉरिटी, सभी माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, जो भी माइनॉरिटीज हों बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, उनके पास ये राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने खुद के चॉइस का। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ ऑल माइनॉरिटी, आप भी इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, religion or language shall have right to establish and administer educational institution of their own choice, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 30 का जो क्लास 1 है ये गारंटी देता है सभी माइनॉरिटीज को बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, उनके पास ये राइट है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद खोल सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं अपने खुद के चॉइस का। ये आपको आर्टिकल नंबर 30 का जो क्लास 1 है ये राइट देता है, ये गारंटी देता है। अब अगर हम आर्टिकल नंबर 30 सब क्लास 1 की बात करें, जो आर्टिकल नंबर 30 सब क्लास 1 है 1A, ये बात करता है ड्यूरिंग कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द स्टेट शैल इंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड बाय और डिटरमाइंड बाय द स्टेट आर नॉट रिस्ट्रिक्ट और अबग्रेड द राइट गारंटी अंडर दैट क्लास। ये बोलता है आपका आर्टिकल नंबर 30 का सब क्लास 1। तो देख लेते हैं क्लास 1 का सब क्लास 1। ये बोलता है ड्यूरिंग कंपल्सरी एक्विजिशन of any property
of any minority educational institution of any minority educational institution the state shall ensure that the amount fixed by or determined by or determined shall not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause. तो आपका जो आर्टिकल नंबर 38 का सब क्लास 1 है, ये बोलता है कि अगर स्टेट जो है किसी भी जो है मतलब टेरिटरी किसी भी प्रॉपर्टी को मतलब अपने अंदर ले रहा है, एक्विजिशन कर रहा है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, स्टेट अगर किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्विजिशन कर रहा है तो स्टेट को जो है ये ध्यान इंश्योर करना होगा कि जो अमाउंट स्टेट दे रहा है उस प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करने के लिए वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, फिर एब्रोगेट नहीं होना चाहिए उनके राइट के जो कि गारंटी उनके राइट में उस क्लास में। ये जब मतलब सिंपल वर्ड अगर आप इसको ये समझना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर स्टेट जो है अगर गवर्नमेंट जो है किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्विजिशन कर रहा है तो स्टेट को ये ध्यान देना होगा कि जो अमाउंट स्टेट दे रहा है वो कम नहीं होना चाहिए, मतलब उस प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करने के लिए स्टेट को कम पैसा नहीं देना है। ये बोलता है सिंपली आर्टिकल नंबर 30 का जो सब क्लास 1 है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 का जो सब क्लास 2 है, ये क्या बोलता है। जो आर्टिकल नंबर 30 का क्लास 2 है ये बोलता है इन ग्रांटिंग एड टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द एनी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब सिंपल वर्ड में अगर आप इसको समझना चाहें तो ये स्टेट ये बोलता है आर्टिकल नंबर 30 क्लास 2 कि अगर स्टेट जो है फंड दे रहा है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पैसा दे रहा है तो इस बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है किसी माइनॉरिटी मतलब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है किसी माइनॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है, एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इस बेसिस पे स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा जगह कम इसलिए मैं इसको राइट डाउन नहीं करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने वर्ड में लिख लीजिएगा इसको। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 30 का जो क्लास 2 है ये बोलता है कि अगर स्टेट जो है पैसा दे रहा है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो स्टेट जो है इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उस बेसिस पे जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। In granting aid to any educational institution, the state shall not discriminate against any educational institution that it is under the management of the any minority educational institution। ये बोलना है आपको सिंपल आर्टिकल नंबर 30 का क्लास 2। तो दोस्तों ये इतना था जो कि आपको यहाँ पे समझना था। आर्टिकल नंबर 30 का क्लास 1 जो था ये बोलता है, आर्टिकल नंबर 30 का जो क्लास 2 है ये बोलता है, 30 का क्लास 1 क्या बोलता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो और मतलब सभी माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने खुद की चॉइस का। आर्टिकल नंबर 30 का जो सब क्लास 1 है वो ये बोलता है कि अगर स्टेट जो है एक्विजिशन कर रहा है प्रॉपर्टी का किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तो स्टेट को कम पैसा नहीं देना है, ये बात बोलता है सिंपली ये। तो और 30 का क्लास 2 जो है ये बोलता है मतलब कि अगर गवर्नमेंट पैसा दे रहा है किसी माइनॉरिटी मतलब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो गवर्नमेंट इस बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है माइनॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है। तो सिंपली आपको इसी में इतना समझना था। तो ये आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट था ये आपका खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी राइट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।